दुनिया सेहत की जानिब एक और कदम बढ़ाते हुए हर साल 10 अक्टूबर को जहनी सेहत का आलमी दिन यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाती है, ताकि पूरे आलम में इंसानों की नफ्सियाती अमराज के मुद्दे पर उन्हें बेदार किया जाए, जिससे एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील पा सके। क्योंकि जिस कदर हमारे लिए जिस्मानी सेहत अहमियत का हामिल है, उसी कदर जहनी सेहत भी अहमियत रखती है। हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को फ़रोग़ देने के लिए थीम का इंतखाब किया जाता है। इस साल की थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अनइक्वल वर्ल्ड, यानी गैर मसावी दुनिया में जहनी सेहत। इस सिलसिले में आज ऑल इंडिया रेडियो पटना की जानिब से हमने डॉक्टर राकेश कुमार को स्टूडियो में मदऊ किया है, जो कि माहिर नफ्सियात के शोबे में अपनी खिदमात आवाम को दे रहे हैं और साथ ही साथ नशे की जद में आए हुए आवाम को नशे की आदत से रिहाई दिलाने में भी वो मदद कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, रुख करते हैं डॉक्टर राकेश कुमार की जानिब और उनसे जानते हैं कि ये नफ्सियाती अमराज जो हैं वो किस तरह से इंसान को परेशान करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है और साथ ही साथ हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस मसरूफ़ वक्त में हमारे सामीन के लिए वक्त निकाला, हमारे लिए वक्त निकाला। और मैं आप सभी का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चंद सवालात करना चाहूँगी, जिससे कि हमारे सामीन को पता चल सके कि ये जो जहनी अमराज है वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी को मुतासर करता है। जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे सामीन को ये बताइए कि जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत में आखिर फ़र्क क्या होता है। जो जिस्मानी सेहत है उसमें आपको जो प्रॉब्लम है वो साफ साफ दिखेंगे, जैसे कहीं घाव है या फेफड़ा में पानी है या हार्ट में ब्लॉकेज है या पैर में कहीं चोट लगा, हड्डी टूट गया है या पेट में सूजन हो गया है, जॉन्डिस हो गया। तो ये सारे सिम्टम जब भी आप कोई टेस्ट करेंगे, जैसे एक्सरे कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं या एको कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम दिख जाएंगे। बट ये जो मानसिक समस्याएं हैं उसमें आपको कोई इस तरह का टेस्ट, सारे टेस्ट सब नॉर्मल आएंगे, लेकिन व्यक्ति को प्रॉब्लम रहेगा। और ये एक तरह से समझ जाइए कि जैसे कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर तो दिखता है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं दिखता है। उसी तरह माइंड और बॉडी होता है। माइंड पूरे बॉडी का एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो उसमें होने वाले सिम्टम, जो लक्षण होते हैं, वो आपको दिखेंगे, लेकिन उसका कोई टेस्ट कराइएगा तो सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे। अच्छा, यानी जो जहनी मर्ज जो भी है उसको अगर पता करना चाहे कोई इंसान, तो फिर वो कैसे पता कर पाएगा कि उसके जिस्म में जो परेशानी आ रही है, जो बदलाव आ रहे हैं, वो दरअसल वो किसी जिस्मानी मर्ज के लिए नहीं है, बल्कि वो उसके जहनी मर्ज की वजह कर हो रहा है। उसमें बॉडी का जितने भी रूटीन टेस्ट होते हैं, जैसे CBC है और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वो सारे टेस्ट अगर नॉर्मल आते हैं और लक्षण फिर भी रहता है तो ज़रूर से एक मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और वो लोग देख करके समझ जाते हैं कि इसमें मानसिक बीमारी का लक्षण है या ये एक शारीरिक बीमारी का लक्षण है। अच्छा, ये तो जैसे आपने अभी बताया हमें कि हमारा शरीर या हमारा जो जिस्म है वो कंट्रोल होता है, तो वो जहन की वजह का, दिमाग की वजह कर कंट्रोल होती है। लेकिन जब कोई हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में जब कोई एक मरीज़ ऐसा मिलता है कि वो जहनी अमराज में मुब्तला है, तो लोग उसको फिर बिल्कुल गिरी हुई नज़र से क्यों देखते हैं, उसको अलग थलग क्यों छोड़ देते हैं, वो नॉर्मल पेशेंट की तरह उनको क्यों नहीं ट्रीट कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। और जो मानसिक समस्याओं के साथ स्टिग्मा बहुत अटैच्ड होता है और लोग एक तरह से इसको इस तरह से लेते हैं कि फलां को जैसे कोई भूत आ गया है या कोई जिन चला गया है या इस तरह का चीज़ें, मतलब उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। जबकि ऐसा है कि जैसे शरीर में बीमारी होता है, उसी तरह मानसिक बीमारी भी होता है, वो भी एक तरह का बीमारी है। उसको एज ए बीमारी लेना है, ना कि उसको उससे स्टिग्मेटाइज, मतलब उससे दूर भागना है। अगर किसी को अगर डिप्रेशन हो गया है, अवसाद की बीमारी हो गई है, तो उसका इलाज, उसको सपोर्ट और उसका केयर की ज़रूरत है, ना कि उससे दूर भागने की ज़रूरत है। अगर इलाज करेंगे तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, जैसे हम आप हैं वैसे ही हो जाएगा। और मानसिक बीमारी वैसे ही एक बीमारी है जैसे शारीरिक बीमारी है। दोनों में इलाज की ज़रूरत होती है, इलाज और सपोर्ट और केयर की ज़रूरत होती है। यानी जिस तरीके से हम नॉर्मल एक किसी पेशेंट को, अगर किसी को फीवर हो गया, सर्दी खांसी या कोई भी एक बीमारी अगर लग गई है किसी को, तो जिस तरह उसके साथ हम लोग ट्रीट करते हैं, उसके साथ हमारा जो सलूक होता है, सेम वैसे ही होना चाहिए जो हमारे जो मेंटल पेशेंट हैं, जिनको जहनी मर्ज कहीं पे लगा है, तो उसके हिसाब से। अच्छा, क्या इसके होने की कोई ख़ास एक एज, कोई एक उम्र है कि भाई उसी उम्र में होती है? कोई फिक्स एज नहीं है। 5 साल से लेकर के 85 से 90 साल के बुजुर्ग को मानसिक इलनेस हो सकते, बीमारी हो सकती है। ऐसा कोई फिक्स उम्र नहीं। और मानसिक बीमारी कोई एक तरह का नहीं होता है, तकरीबन 20-25 तरह के मानसिक बीमारियाँ होती हैं। तो ये जो मर्ज होता है, अक्सर ज़्यादातर तो परेशान या टेंशन में जो है वो औरतें ही रहती हैं। तो क्या लगता है कि इसकी जो आपके पास पेशेंट आते हैं, तो उसकी तादाद में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? मर्द की शक्ल में होती है फिर औरत की शक्ल में? दोनों होते हैं, लेकिन जो
मिडिल एज मतलब कि 30 साल से लेकर के 40-50 साल के बीच के महिलाएं इसके शिकार ज़्यादा होती हैं। कारण यह है कि उनके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारी होती है और कई बार वो उसके तनाव में आ जाते हैं। जैसे अच्छा। बच्चों की पढ़ाई से लेकर बच्चों की शादी, ये सारे इसी उम्र में होते हैं। शादी, नए घर में जाना, और अगर कामकाजी महिला है तो कामकाज और घर में तालमेल बैठाना, तो ये सब स्ट्रेस कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस महिला को मानसिक बीमारी हो जाती है। अच्छा, तो क्या कुछ ऐसी भी अलामत होती है, कोई ऐसा लक्षण है कि इंसान ये कहे कि अच्छा अभी स्टार्टिंग ही है ये चीज़ का, तो कैसे प्रिकॉशंस कैसे लें, बहुत कैसे उस अच्छा बीमारी से क्वेश्चन हम है। लोग बच सकते कैसे हैं? पता करें? पता कैसे अगर करें हम? जैसे कोई व्यक्ति अपने काम काज है या पढ़ाई है या अपने सामाजिक दायित्व है, इसमें निभाने में अगर उस कहीं कुछ कमी आ रही है और लगातार ऐसा हो रहा है कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीना, अगर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने काम काज को, अपनी पढ़ाई को, अपने सामाजिक दायित्व को वो ठीक से निभा नहीं पा रहा है, तो ज़रूर आप अलर्ट हो जाएं और देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा है जिसकी वजह से ये अपने दायित्व को नहीं निभा पा रहा है, जिम्मेदारी को। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि जो उसके साथ रहता है तो वो तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि क्या बात है, आज तुम शांत हो या थोड़ा सा कट गए हो, बातचीत नहीं जी। हो रही है, कोई ऐसी बात। लेकिन नॉर्मल अभी जो हम लोग का जो एक सिनेरियो चल रहा है एक तरह से, कि लोग पढ़ाई करते हैं फिर वो बाहर चले जाते हैं, चाहे वो शहर से बाहर हो या मुल्क से बाहर हो, तो वहाँ तो एक इंसान जो है वो अकेला ही रहता है नॉर्मली। तो उसको कैसे पता चल पाएगा कि मेरी जो जिस्मानी जो बदलाव हो रहे हैं वो दरअसल किसी जिस्मानी बीमारी की वजह कर नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो जहनी मर्ज की तरफ ले जा रहा है बहुत मुझे? अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर मानसिक बीमारियों में नींद की समस्या होती है ज़रूर से। तो अगर नींद में कमी हो जा रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं, दोनों एक्सट्रीम, या कम सो रहे हैं या ज़्यादा सो रहे हैं, या अगर सो रहे हैं तो आप फ्रेश होकर नहीं उठ रहे हैं, जब उठ रहे हैं तो पूरे दिन सुस्त रह रहे हैं। इसके अलावा व्यवहार में परिवर्तन, जैसे चिड़चिड़ापन हो जाना, कभी कभी बिना बात का गुस्सा हो जाना, और मानसिक मिजाज में परिवर्तन, या तो बहुत उदास रहना या चिंता ग्रस्त रहना या बहुत उन्माद में या उत्तेजित रहना, अगर ये सब लक्षण हैं तो आपको लगना चाहिए कि आपको कोई ना कोई मानसिक बीमारी है। आप अगर ये सब लक्षण 2 हफ्ता से 1 महीना तक रहे तो पास के मनोचिकित्सक से ज़रूर मिलें। अच्छा, अक्सर लोगों के अंदर एक चीज़ देखी गई है कि जब जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम आया, कोई ऐसी बीमारी आ गई है, उनको लगा जैसे कि सर में दर्द हो रहा है या फिर फीवर है, तो वो तो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने ये कहा कि तुम्हारे जो बिहेव जो तुम्हारा है, तुम्हारा जो रोज़ का जो रद्द-ए-अमल है वो बदल रहा है, कहीं तुम्हें कुछ साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो तुम एक बार जा करके किसी नफ्सियाती डॉक्टर से मिलो, तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, जाना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? उसका स्टिग्मा जो है साइकेट्रिक मानसिक बीमारी को लेकर के, वो उसकी वजह से है। लेकिन हम लोगों को धीरे धीरे अब स्टिग्मा कम भी हो रहा है, लोग आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब नहीं आ रहे हैं। पहले आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी वैसा नहीं है। लोग अब उस चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और डॉक्टर के पास आ रहे हैं कि हमको हेल्प की ज़रूरत है या असेसमेंट की ज़रूरत है। कई बार तो ठीक भी रहते हैं लेकिन जस्ट असेसमेंट के लिए आते हैं, तो ये भी हो रहा है। तो लेकिन अभी भी काफ़ी स्टिग्मा है, खासकर महिलाओं के बीच में या ग्रामीण इलाकों में। लोग उसको भूत प्रेत इस सब चीज़ों से जोड़ देते हैं, डायन ये सब चीज़ों से जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी घटनाएं भी सुनते होंगे। इवन बिहार सरकार को इसकी वजह से डायन एक्ट भी लाना पड़ा कि अगर कोई किसी को डायन कह करके प्रताड़ित करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, बेल भी नहीं मिलता है उसमें शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है अपनी जगह पर हो गई, लेकिन अक्सर जो हम लोग उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, या फिर घर के ही लोग होते हैं जो उनको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सामीन से कि उन जो पेशेंट हैं अगर नफ्सियाती मर्ज में, तो उनको कैसे उनका ख्याल रखा जाए? उनको सपोर्ट देना है, जस्ट कि हम लोग आपके साथ हैं, आप इलाज कराइए, दवा कराइए और आप ठीक हो जाइएगा। पहले के जैसे जो जो चीज़ें जीवन में कर रहे थे वापस करने लगिएगा। बस ये कुछ हफ्तों की बात होती है। अधिकतर मानसिक बीमारियां 2 हफ्ते से लेकर के 1-1.5 महीने तक में ठीक हो जाती हैं। तो उतना इंतज़ार करना पड़ेगा, उतना उस अवधि के बीच में हम लोग को उनको सपोर्ट देना चाहिए। ये जो पेशेंट हैं चाहते हैं कि वो रिकवर करें, बट वो कर नहीं पाते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पेशेंट चाहता ही नहीं कि वो रिकवर करे, तो फिर उसके साथ किस तरीके से सलूक होना चाहिए घर वालों का? जो चाहता है उनका इलाज करना बड़ा आसान होता है, जल्दी रिकवर कर जाते हैं। जो नहीं चाहते हैं, ऐसे कैटेगरी में नशा के आदि जो लोग होते हैं, वो
उसके अलावा कुछ गंभीर मानसिक बीमारी जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, उसके लोग इलाज नहीं कराना चाहते हैं। तो इन दोनों को अगर वो नहीं चाहते हैं तो हम लोग को उनको भर्ती करके इलाज करना पड़ता है, काहे कि हम लोग उनको छोड़ नहीं सकते हैं कि बिना इलाज के अगर वो रहेंगे तो नशे से या तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे या मृत्यु भी हो सकती है। और स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो कई बार वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं 10 से 20% केसेस में। तो फिर तो वो तो हमारे माशरे के लिए भी फिर हाँ। खतरनाक है। इस बार अभी जो एक बार थीम जो इस बार जो लिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि मेंटल हेल्थ इज़ अनइक्वल वर्ल्ड, इसका मकसद क्या है? ये जो थीम डाली गई इसके पीछे क्या मकसद है? हाँ, ये मकसद ये है कि मेंटल हेल्थ सभी के लिए चाहिए, और वो चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या बच्चा हो, बूढ़ा हो। जनरली ये देखा जाता है कि जो घर में जो कमाने वाले लोग हैं उन पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जी। महिलाओं को या बुज़ुर्गों को लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं। अगर उनको कुछ मानसिक समस्या भी है तो छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ख़राब हो जाता है, वो परेशान रहते हैं। रूरल एरिया में, गाँव में गरीब लोगों के बीच में मानसिक स्वास्थ्य के संबंधित सेवाएं पहुंच नहीं पाती हैं, या वो लोग आ नहीं पाते हैं। ज़्यादातर समय जागरूकता की भी कमी होती है, जिसकी वजह से उनको लगता नहीं है कि ये बीमारी है। वो लोग ये समझ लेते हैं कि कुछ भूत प्रेत जिन ये सब है, तो उसमें झाड़ फूँक के चक्कर में फंस जाते हैं। तो हमारा काम ये है कि सभी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पहुँचे, सभी लोगों को जागरूक किया जाए, सभी लोग इलाज करवाएं, और घर के लोग, समाज के लोग भी सभी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूक हों। ये ना कि सिर्फ कमाने वाले व्यक्ति को इलाज कराया जाए, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए। मतलब ये हुआ कि घर में जो कमाता है उसकी अहमियत जैसे हर बार ज़्यादा होती है, तो जब वो बीमार भी पड़ा तो जाहिर सी बात है उसका जी, ख्याल लोग ज़्यादा होता रखेंगे, है। बाकी लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है सामीन कि हमें हर किसी का ख्याल रखना है। अच्छा, इसके साथ एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, शायद सामीन के जहन में भी आ रहा हो, कि जो नफ्सियाती मर्ज़ है इसमें एक कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का क्या दखल होता है? कॉन्शियस माइंड ये होता है कि जो भी चीज़ें आपके दिमाग में है उसके लिए आपको पता है ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। अनकॉन्शियस माइंड का जो बचपन से लेकर अभी तक आपके जीवन में जो हुआ है, बहुत उसके 90% चीज़ें आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, जहाँ जहाँ डायरेक्ट आपका वो इन्फॉर्मेशन आपका अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन कई बार वो इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। अगर वो सब कोई कुछ बुरा इन्फॉर्मेशन है तो उसकी वजह से कई बार परेशानी भी होती है। जैसे किसी को बचपन में बहुत पीटा गया, या उसकी सौतेली माँ है, उस तरह के इन्फॉर्मेशन कई बार वो अनकॉन्शियस माइंड में जाके दब जाते हैं, लेकिन कई बार वो जब वापस कॉन्शियस माइंड में आते हैं तो उस व्यक्ति को काफ़ी परेशान करते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन सब में चला जाता है। अच्छा, अभी जो भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी हुई है सबकी हो गई है पूरी तरह से, और अभी ये जो पैंडेमिक का जो टाइमिंग चल रहा है कोरोना वाला, तो इस वक्त में तो मुझे लगता है कि हर कोई परेशान है जहनी तौर पे। हर कोई एक ऐसे दबाव में जी रहा है कि पता नहीं अगले पल फिर क्या होगा, एक डर की, एक खौफ की हालत में जीता है। तो यहाँ पर किस तरीके से हमें अपने जहन को, अपने दिमाग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर हम क्या ऐसा करें जिससे कि हम न सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि जहनी तौर पे भी सेहतमंद रह सकें? कम से कम आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, नशे से बिल्कुल दूर रहिए, समय पर सोइए, जल्दी सो जाइए टाइम पर, तकरीबन 10 से 11 बजे रात में सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए। दिन में नहीं सोइए, दिन में सोना एक तरह से मानसिक बीमारी को इनवाइट करने जैसा है। और कुछ ना कुछ हॉबी पाल के रखिए जिसको परस्यू कीजिए, बीच बीच में ब्रेक लिया कीजिए, छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो आपके हैं उसको सेलिब्रेट कीजिए। अपने कुछ भी मन में विचार है, स्ट्रेस है, तनाव है, कुछ भी इमोशनल प्रॉब्लम है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, शर्माइए नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, अरे इसके साथ ये दिक्कत हो रहा है। नहीं, जितना खुलिएगा, बात कीजिएगा अपने दोस्तों से, परिवार में, उतना ही आपका मन हल्का होगा। जितना इमोशन को दबाइएगा उतना ही आपका मन भारी होगा, उदास होगा, डिप्रेशन आने के लक्षण बढ़ जाएंगे। जो बीमारी है उसका जो भी आगाज़ होता है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजह कर ही होता है। इंसान जो है वो डिप्रेशन में जाता है और फिर उसके बाद सेहत के मामले में भी बदलाव शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जी, ये जो अभी जो जिस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, आपने सही कहा कि हमारे लिए सेहतमंद रहना है तो हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज, वर्कआउट भी करना होगा। कितने घंटे की नींद होनी चाहिए जो प्रॉपर 6 है, से 8 घंटा का, कम से कम 7 से 8 घंटा रहे तो अच्छा है। जहन के लिए, जो दिमाग को ताकत दे, कुव्वत दे, उसके लिए ऐसी कोई ख़ास ग़िज़ा जिसको खा कर के इंसान सेहतमंद रह सके कुछ? जी, उसके लिए जनरली हम लोग कहते हैं जो अगर बहुत हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत वाला काम नहीं है, तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से बचना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब आलू, चावल, चीनी, ये सब चीज़ों से, मिठाई, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। और ज़्यादा फैट वाला चीज़ जैसे मटन है, ऑयल है,
फ्राइड स्टफ़ है या जंक फूड है, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। जितने फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आपको दाल है बिना छाली का, दूध है या अंडे का वाइट है या फिश है, ये सब चीज़ें आपको हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये जो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए यानी कि हमारी जो सेहत है उसके लिए ज़रूरी है कि हम जिस्मानी तौर से भी सेहतमंद रहें और जहनी तौर से भी सेहतमंद रहें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर के आए और आपने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताईं और मेरी कोशिश थी कि मैं तमाम सवालों को छू सकूं। और डॉक्टर साहब का एक बार फिर से हम सारे लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने अपनी मसरूफ़ वक्त में हमारे लिए वक्त निकाला, आपके लिए वक्त निकाला। मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी को अगर सेहतमंद रखना है तो 2-3 चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बताई वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो खाना होना चाहिए वो हमारा खाना पोषण से भरपूर हो, यानी कि ग़िज़ा से भरपूर होना चाहिए, और सोने का जो सब कुछ है। और अपनी बातों को लोगों से शेयर कीजिए, यानी अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो एक राब्ता है उसको कायम रखिए किसी भी तरीके से। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते हमारे सामीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दीजिए आप। ज़्यादातर समय पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव चीज़ों से को कम डिस्कस कीजिए। ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव बात करते हैं, चर्चा करें, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखिए। और नशे से दूर रखिए, किसी तरह का नशा, चाहे वो तंबाकू हो, गुटखा हो या अल्कोहल हो या गांजा भांग जो भी हो। और कोशिश कीजिए थोड़ा बाहर जाएं, लोगों के साथ मिलें, कुछ खेलें। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टीवी, वीडियो गेम, ये सब चीज़ों से भी थोड़ा दूर रहें। और थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा वीडियो गेम, टीवी ये सब ना देखें। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी दोस्तों मेज़बान शगुफ्ता को यहीं पर इजाज़त दीजिए। मैं और डॉक्टर राकेश कुमार, हम दोनों ही लोग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपनों का रखिए ख्याल, और अपने जहन से इस बात को निकाल दीजिए कि जो मर्ज़ हमारे जिस्म में आता है वो ठीक नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट है, उसका इलाज है। शर्त यह है कि हमें थोड़ा सा सब्र के साथ उसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।